नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका स्वागत। फर्ज इस कहानी को हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने देखा था कि कनक के पिता की मौत हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आने की वजह से कनक की माँ पहले से ही सदमे की हालत में रहती है। वो बोल नहीं पाती है और किसी भी तरह से अपने काम खुद नहीं कर पाती है। कनक चिंता में है कि अपने पिता के जाने के बाद में माँ को किस तरह से संभाले। वह और उसका पड़ोसी शिवम दोनों चर्चा कर रहे थे कि माँ को किस तरह से संभाला जाए। और तब शिवम ने कहा था कि वह अपने गांव वाले मकान को बेचकर शहर में एक थोड़ा बड़ा मकान ले ले, जिसमें उसकी सास, पति, वह खुद और अपनी माँ को और अपने बच्चे को साथ लेके अच्छे आराम से रह सके। तब इसके आगे हम पढ़ते हैं। शिवम ने आगे कहा कि समाज अब परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। इन दिनों बुआ, चाचा, जेठ के रिश्ते गायब होते जा रहे, मामा मामी भी दूर होते जा रहे, क्योंकि घर में या तो एक लड़की होती या एक लड़का। तो ये सारे रिश्ते बने कहाँ से? बच्चे इन सारे रिश्तों से अनछुए रह जाते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं रहता। लेकिन अगर दादा दादी और नाना नानी साथ होंगे तो कम से कम यह तो बच्चों के लिए अच्छा होगा ना। कनक ने गहरी निश्वास लेते हुए कहा, यह सोचना आसान है, जबकि संयुक्त परिवार का कंसेप्ट ही कहीं खो गया है और अब वह दिन वापस लौट कर आएगा, यह तो दूर की बात हो गई है। लेकिन मैं सोच रही हूँ, मेरी माँ के लिए मेरी सास इतनी कुर्बानी क्यों देंगी? उस घर में मेरे ससुर जी की कई यादें जुड़ी हैं। सास उस घर को छोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होंगी। तुम एक जगह, तुम्हारा पति दूसरी जगह, क्या इस तरह से रहना संभव है? क्यों नहीं होगा? मैं तो ऐसे कितनों को जानती हूँ जो दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, अपने पत्नी बच्चों से दूर रहते हैं। शिवम उसे समझाने लगा कि वो ठीक है कि लोग इसलिए मजबूर हैं, लेकिन उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। फिर समाज है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम नौकरी थोड़ी ना करती हो। परिवार में से सिर्फ जीजाजी कमाते हैं, क्या वे दो घरों का खर्चा उठा पाएंगे? इस बात को तो कनक ने सोचा नहीं था। मेंटेनेंस की कीमत दो अलग अलग आवासों में बहुत ज़्यादा होती है। पिता की मौत के बाद माँ को पेंशन अब आधी मिलेगी। उस पैसे से दवाई का खर्च और बाकी के खर्च सब कैसे चलेंगे? इस उम्र में सास के लिए भी रोज खाना बनाना संभव नहीं है। फिर वहां के लिए भी रसोई की जरूरत पड़ेगी। देव अपनी तनख्वाह से दो परिवार को कैसे पाल पाएगा? मुझे लगता है तुम अपनी माँ को शहर के किसी अच्छे संस्थान में रखने की कोशिश करो, जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हो, जो सभी जिम्मेदारियां उठाएंगे। तुम कभी कभी उनसे वहां जाकर मिलाया करना। संस्थान का मतलब वृद्धाश्रम? क्या बेटी के रहते माँ को वृद्धाश्रम में रहना चाहिए? माँ को वृद्धाश्रम में रखने का विचार कनक को मंजूर नहीं था, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय भविष्य को गुड़गोबर कर सकता है। देव दिन भर पीहू के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाएगा। दूसरा घर लिया तो पीहू को बिना पिता के रहना पड़ेगा। यह बच्चे के साथ अन्याय होगा। कनक ने लंबी सांस ली। माँ को साथ रखना ही काफी नहीं है, उसका अपनी जिंदगी का नफा नुकसान भी देखना होगा। कनक का पूरा दिन परिवार को संभालते हुए एक झटके में बीत जाता है। फिर इस दोहरे काम को कैसे करेगी वह? बेटी पीहू को देखने तक का समय नहीं निकाल पाएगी वह। 13वें श्राद्ध कर्म के बाद के दिन कनक ने देव को उनके घर के पास एक वृद्धाश्रम खोजने के लिए कहा। देव ने सास के लिए गूगल खोला और एक ओल्ड एज होम ढूंढा। उसने इस ओल्ड एज होम में जाकर बात की। इतना ही नहीं, उसने अपने दोस्तों से भी उस ओल्ड एज होम के बारे में पूछताछ भी की। वह साबित करना चाहता था कि उसे कनक की माँ की परवाह है, इसलिए उनके लिए शहर में एक अच्छा वृद्धाश्रम तय कर लिया गया। भवन के बड़े बड़े बगीचे में तरह तरह के फूल थे। भवन सुंदर था। बहुत से कर्मचारी देखभाल के लिए, नर्स और मैनेजमेंट बड़े अच्छे। सास यहाँ बिना कोई तकलीफ के ठीक से रह पाएगी। उसी दिन रात में देव ने कनक से उस ओल्ड एज होम के बारे में बता दिया। दरअसल देव कनक को यह साबित करना चाहता था कि वह कोई निकम्मा थोड़े ना है। वह अपना फर्ज निभाना जानता है। साथ ही उसने कहा कि ससुर के काम का सारा खर्च वही उठाएगा। एक बेटे से कहीं ज्यादा वह करके दिखाएगा। दामाद देव ने ससुर को मुखाग्नि दिया, श्राद्ध शांति के कार्य किए। अब सास के रहने का भी इंतजाम कर रहा है। लेकिन कनक के सिर पर गाज तो तब गिरी जब उसको मालूम पड़ा कि वृद्धाश्रम में रखने के लिए उसे पहले वहां 10 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे।
क्योंकि माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वे माँ को एक अलग कमरा देंगे। मासिक खर्च थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन माँ की पेंशन के पैसों से वह खर्च उठा जा सकता है। ऐसे भी घर किराए पर लेने और आया रखने का खर्चा इससे ज़्यादा ही तो होता। अब तक पिता ही के सारे पैसों का लेन देन किया करते थे, इसलिए माँ के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। पापा को ही सिर्फ एटीएम का पिन पता था। ऐसे में अब एटीएम का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। माँ साइन कर सकती नहीं थी, उंगलियों के निशान देने होंगे। बैंकों में कागजात के झमेले बहुत हैं, और फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद ही माँ के नाम से पेंशन शुरू होगी। उसके बाद सब कुछ शहर ट्रांसफर करना है। कनक एक एक करके सारे काम निपटाती जा रही थी। अगर माँ को वृद्धाश्रम में रखना है तो एक अच्छी खासी रकम जमा राशि के रूप में जमा करनी होगी। माँ के लिए अटैच्ड बाथरूम वाला सिंगल कमरा लेना चाहती है कनक, जिसके लिए पूरे 10 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। कनक के पास इतने कैश नहीं है। महीने का किराया माँ की पेंशन से हो जाएगा, लेकिन ये 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? यदि वह अपने गहने भी बेचती है तो भी मुश्किल से 3 से 4 लाख मिलेंगे। उसके पिता ने उसकी शादी पर बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन अब उनके बैंक खाते में नाम मात्र के पैसे बचे हैं। पापा ने उसकी शादी में बहुत लोगों को खाना खिलाया था, सामानों से घर भर दिया था। अब क्या फायदा उन सामानों का? उन्हें बाजार भी बेचा जाए तो आधा पैसा भी नहीं मिलेगा। वृद्धावस्था में परेशानी का एक प्रमुख कारण दहेज भी तो है। माँ बाप अपनी सारी जमा पूंजी दहेज में खर्च कर देते हैं। बुढ़ापे में अगर उनको आकस्मिक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन सौभाग्य से यहाँ देव ससुर के काम का सारा खर्च वहन करने के लिए तैयार हो गया, नहीं तो कनक मुश्किल में पड़ जाती। अब और रुपए कनक देव से किस मुंह से मांगे? शिवम एक बार फिर से रक्षक के रूप में प्रकट हुआ। मैंने कुछ बिल्डरों से बात की है, वे इस गांव के घर को खरीद लेंगे। आधा पैसा मकान बेचने का एग्रीमेंट होने पर ही दे दिया जाएगा। इस घर की बाजार मूल्य 20 लाख है। बाकी के 10 लाख जब रजिस्ट्रेशन होगा तब मिलेंगे। अब जब तुम्हें तुरंत ही 10 लाख मिल रहे तो तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम में अभी से रख सकती हो। आज पहली बार लगा कि अगर मेरे बड़े भाई जिंदा होते तो शायद माँ को वृद्धाश्रम में नहीं जाना पड़ता। शायद पापा को भी समय पर इलाज मिल जाता। पिता के काम अच्छे से निपट गए। देव, सासू माँ, पीहू और ननद 13वीं के एक दिन पहले ही यहाँ आ गए थे। शिवम और कनक ने मिलकर पिताजी के दोस्तों और परिजनों को भी आमंत्रित किया था। पिता के श्राद्ध कर्म के दिन सभी रिश्तेदारों ने देव को आशीर्वाद दिया। कह रहे थे, हर घर में तुम्हारे जैसा दामाद हो, तुमने बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। देव भी बड़े संतुष्ट थे। कनक को भी अच्छा लग रहा था जब सब कोई पति की तारीफ कर रहे थे। लेकिन बेचारे शिवम ने इतना सब कुछ व्यवस्थित रूप से किया था, पर किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया। वह तो गुमनाम ही रह गया। कनक ने अपने ननद का आभार व्यक्त किया कि वो पीहू की देखभाल के लिए अपना घर और परिवार छोड़कर आई थी, नहीं तो यहाँ उसका इतने दिन आराम से रहकर पिता के कामकाज का प्रबंध करना संभव न था। उसने कहा कि कुछ और काम है जो निपटा कर अपनी माँ को साथ लेकर वापस आएगी। ननद की वापसी के दिन कनक ने ननद से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूँ। यदि तुम न होती तो क्या मैं यहाँ इतने दिन ठहर पाती? भाभी, मुझे भी अच्छा लग रहा है। माँ के साथ रहने का अलग ही आनंद है। ऐसी जरूरत न पड़ती तो इतने दिन ससुराल वाले मुझे थोड़ी ना रहने देते वहाँ। पता नहीं, जाकर देखूंगी कि सास के चेहरे मटके जैसा तो नहीं हो गया। कनक अच्छी तरह जानती है कि एक लड़की के लिए अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर अपने पिता के घर आकर रहना कितना मुश्किल होता है। 13वीं के अगले दिन देव, ननद, पीहू और सासू माँ वापस अपने घर चले गए। देव कह के गए थे कि जब घर बिक जाए तब वो आएगा और कनक और उसकी माँ को ले जाएगा। अभी 2 दिन पहले ही मकान बेचने का एग्रीमेंट हो गया था। बस मकान की रजिस्ट्री बाकी है। उसकी उतनी परवाह नहीं, क्योंकि मकान के खरीदार पिता से अच्छे परिचित थे। उसने 10 लाख दे दिए, बाकी 10 लाख रजिस्ट्री के दौरान देने का वादा कर दिया। वह पैसा देव को भेजकर वृद्धाश्रम के बैंक खाते में जमा कर दिया है। माँ को पेंशन मिलने में 1-2 महीने की देरी हो सकती है। देव ने कहा, पेंशन की उतनी चिंता मत करो। जरूरत पड़ने पर 1 साल तक वृद्धाश्रम का मासिक किराया हम दे सकेंगे। कनक मन ही मन सोचती कि वह कितनी भाग्यशाली है कि उसे देव जैसा पति मिला। उसका पति खुद आगे आकर उसके माता पिता के लिए इतना कुछ कर रहा है। पापा के खाते में ज्यादा पैसा था नहीं। कनक समझ नहीं पा रही थी कि पापा इतने कम पैसों से घर कैसे चलाते थे। कनक को कभी भी नहीं पता चला कि उसके पापा की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है।
पापा शायद ये सोचकर नहीं बताते कि लड़की को बताने से वह तो केवल दुखी होगी। कनक के लिए यह मुमकिन भी नहीं था कि वह अपने माता पिता को हर महीने पैसे से मदद कर सके। बेटियां शादी के बाद चाहकर भी अपने माता पिता की आर्थिक मदद कर नहीं पाती है अगर उनकी अपनी कोई आमदनी नहीं हो तो। कनक यह सोचकर ही सिर उठी कि यदि उसके पिता सरकारी नौकरी नहीं करते और पिता के पास अपना घर नहीं होता तो वह इस स्थिति में माँ को कैसे संभालती। माँ को तो वृद्धाश्रम में कभी नहीं रखा जा सकता था। शिवम ने एक गाड़ी बुक कर दी। बड़ी कार है ताकि माँ जाते हुए लेट कर जा सके। कनक ने अपनी माँ की जरूरत का सारा सामान कार में ले लिया। घर के फर्नीचर का क्या किया जाए, उसके ससुराल के घर में तो जगह ही नहीं है। फर्नीचर को माँ के पास वृद्धाश्रम में तो नहीं रखा जा सकता। माता पिता के स्मृति स्वरूप वस्तुएं बड़ी कीमती होती हैं, इसलिए उन चीजों को वो बेचना भी नहीं चाहती थी। शिवम बोला, किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को दान कर दो। कनक आखिरी बार अपने माता पिता की शादी के पलंग पर बैठी। बचपन की कई यादें ताज़ा हो गई। बचपन से लेकर बड़े होने तक यह वह इस पलंग के चारों ओर दौड़ती रही। इस बिस्तर पर कितनी कूदी, सोचकर ही अचानक वह रो पड़ी। बहुत देर तक बिस्तर पर बैठकर रोती रही। एक कोने पर अलमारी रखी है जिसमें उसके पापा के काम का सारा सामान रखा जाता था। अब सुनसान सी पड़ी है। उसने उसे खोलकर देखा तो हैंगर पर पापा के कपड़े लटक रहे थे। शर्ट पैंट पकड़ कर ही कनक फिर से रो पड़ी। उसने उन कपड़ों में अपने पिता के शरीर की महक खोजने की कोशिश की। हर पोशाक को स्पर्श करती रही। कितनी यादें जुड़ी हुई है। पापा जब हरे रंग के कपड़े पहनते थे तो बड़े हैंडसम लगते थे। शादी के समय ससुराल वालों ने पापा को एक पीली शर्ट दी थी। हरा शर्ट पहली दिवाली पर देव ने पसंद करके खरीदा था। सब अलमारी में रखे हैं, अब और नहीं देख सकती। नजर हटाकर अलमारी बंद ही कर दी। कमरे के एक छोर पर पापा की आराम कुर्सी रखी है। पापा को उस पर बैठना अच्छा लगता था। कनक ने उसे बहुत देर तक थामे रखा, जैसे कि वह अपने पिता को पकड़े हुए हो। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। बचपन से लेकर जवानी तक इस आईने में खुद को देखते हुए बड़ी हुई थी। कभी खुद को इस आईने में देखकर खुश होती थी तो कभी रोना शुरू कर देती। जब उसके बालों में जुएं होती थी तो पापा उसका सिर ही मुंडवा देते थे। शीशे के सामने खड़े होकर मुंडवाया हुआ खुद को देखकर वह बड़ी रोती थी। और पापा जब नए कपड़े लाते तो इसी आईने के सामने खड़े होकर डांस किया करती थी। आज के बाद इस आईने में वह अपने आप को नहीं देखेगी, इसलिए उसने आखिरी बार आईने में अपने आप को अच्छी तरह से देखा। आईने को एक बार चूमा। घर में कई छोटी छोटी चीजें बिखरी पड़ी हैं। एक एक करके सब कुछ उठा लिया और यादों में खो गई। उसने पलंग के नीचे एक बड़ा सा संदूक देखा। बाहर निकाल कर उसे खोला। पापा ने कितनी सारी छोटी छोटी चीजों को संभाल कर रखा है। उसकी ड्राइंग बुक, टूटा हुआ एक खिलौना, एक कपड़े की गुड़िया जो माँ ने बनाकर कनक को दी थी। वह गुड़िया कनक को बचपन में बड़ी प्यारी थी। कक्षा 2 में दौड़ प्रतियोगिता में तीसरा स्थान मिला था। उसका पुरस्कार मेडल भी रखा था। साथ ही एक नंबर टैग था जिसे उसने अपनी पीठ पर एक पिन लगाकर दौड़ी थी। उसने एक थैला खोला और देखा कि उसमें कितनी ही गोटियां थी। उसने और उनके पापा ने समुद्र यात्रा के दौरान रेत से उठाई थी। उसने कागज में लिपटा एक पैकेट खोला और उसमें लाल रंग के छोटे छोटे दाने देखे। उनके द्वारा बनाई गई एक नाव कागज की, उसे भी पापा ने संभाल कर रखा था। माँ का पुराना वैनिटी बैग, स्कूल का टीचर बनकर खेलने के दौरान इस बैग को वो अपने कंधे पर टांगा करती थी। पापा को छात्र बनाकर खुद टीचर बनकर डांटती थी। एक बार फिर कंधे पर उस बैग को लटका लिया। एक बेकार घड़ी भी थी जो पापा ने उसे स्कूल फाइनल पास करने के बाद खरीद कर दी थी। उसने एक बार फिर से उसे अपने हाथ में बांध कर देखा। एक एल्बम और अपने पिता की बंधी हुई तस्वीरें अपने साथ ले लिया। उस एल्बम में उसके पापा ने उसके 24वें जन्मदिन तक के हर जन्मदिन की तस्वीरें लगा रखी थी। कनक ने सोचा कि इसे अपने साथ ले जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसे उस संदूक में छोड़ दिया। क्योंकि कनक के ससुराल में जन्मदिन मनाने की परंपरा नहीं है। वहाँ पीहू का जन्मदिन भी घर पर ही साधारण तरीके से मनाया जाता है। कनक ने सोचा इस बक्से को शिवम के घर पर ही छोड़ देगी। टूटी फूटी चीजों को अपने ससुराल ले गई तो देव नाराज हो सकता है। वह नहीं समझ पाएंगे कि इन सब चीजों में उसकी कितनी यादें जुड़ी हुई है।
सारी चीजें अंदर डालकर उसने बक्से को बंद कर दिया। अगर मैं कभी अपना फ्लैट खरीदूंगी या किसी बड़े घर में शिफ्ट होती हूँ तो इसे ले जाऊंगी। देव का तो 2 कमरों का घर पहले से ही इतनी चीजों से भरा पड़ा है कि इन चीजों को रखने के लिए जगह है ही नहीं। देव ट्रेन से आ रहे हैं कनक को अपने साथ ले जाने, इसलिए जब तक यहाँ है तब तक इन पुरानी यादों को समेट लेना चाहती है। एक बार फिर घर को घूम घूम कर देखती है। कार में जांच कर ली कि उसने सभी आवश्यक चीजें रख ली है या नहीं। देव ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगा, तैयार रहने को कहा है, तुरंत निकल जाएंगे। शीला काकी ने सारे पैसों का निपटारा किया। पापा के देहांत के बाद वह उन्हीं के घर में रही है। कनक ने पहले उसी से कहा कि इस घर का कोई भी सामान उसे चाहिए तो ले सकती है। शीला को बहुत सा सामान अच्छा लगता है पर उसके घर में है कहाँ जगह, इसलिए उसने कहा कि वह ड्रेसिंग टेबल ले लेगी। अब जाने का समय हो गया है। कनक ने शीला से ड्रेसिंग टेबल निकाल लेने को कहा। कनक किसी तरह संदूक को खींचकर शिवम के घर ले गई। देखा, शिवम कमरे में चुपचाप बैठा दीवार की ओर देख रहा है। कनक अच्छी तरह समझती कि शिवम परेशान है। गांव का घर बेचने का मतलब है कि उनके बचे खुचे रिश्ते की महीन डोर भी टूट जाएगी। शिवम भैया, मैं ये बक्सा तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। अगर कभी मौका मिला तो मैं इसे ले जाऊंगी। शिवम मंद मंद मुस्कुराया। क्या तुम्हारे इस बक्से में हीरे जवाहरात के गहने हैं? उससे कहीं अधिक महंगी चीजें हैं। तब तो इसे बड़े संभाल कर रखना होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पापा ने मेरे बचपन के कुछ खिलौने संभाल कर रखे थे, वही सब है। कनक ने एक बार शिवम के घर को अच्छी तरह देखा। पता नहीं फिर कभी इस जीवन में दोबारा यहाँ आ भी पाएगी या नहीं। इस घर को तुम अपना ही समझो कनक, जब चाहो यहाँ आ सकती हो। कनक अंदर से खूब रो रही थी। बचपन के इस रिश्ते को टूटते देखकर वह जैसे अनाथ सी हो रही है। उसने कहा, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे शिवम? कैसी पगली हो तुम? तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कौन है मेरा? शादी नहीं करोगे? कनक ने उसास भरते हुए पूछा। शिवम ने कुछ देर खिड़की से बाहर देखा। नहीं, मैं ऐसे ही बैचलर ठीक हूँ। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ आ जा सकता हूँ। शादी के बाद तो कनक शिवम के पैर छूने के लिए आगे बढ़ी तो शिवम चिल्लाया, ये क्या कर रही है कनक? तेरी जगह चरण में नहीं है। इसके बाद वह और कुछ न कह सका। कनक जानती कि शिवम के दिल में एक बड़े हिस्से पर कनक बैठी है। आज वास्तव में शिवम को एक बार गले लगाना चाहती थी, शायद फिर कभी न मिले। शिवम भी कनक को खोने के लिए बेचैन हो रहा है। जब कनक कनक उसके साथ होती तो वह अपने सारे दुख भूल जाता। पिछले 2 हफ्तों में कनक को उसने कितनी कविताएं सुनाई हैं। कनक के मुंह से प्रशंसा के शब्द उसका दिल भर देते हैं। तभी अचानक शिवम ने देव को दरवाजे पर खड़ा देखा। कनक, मैं आ गया हूँ, चलो देर हो रही है। शिवम जी, अगर कभी शहर आना हुआ तो हमारे घर जरूर आइएगा। कनक बाहर निकल आई। आखिरी बार अपने घर के कमरे में दाखिल हुई और अपनी माँ को साथ लेकर कार में सवार होगी। जीवन का एक अध्याय का तो जैसे आज समापन हुआ। कार में बैठी माँ के शरीर और सिर को पूरे रास्ते भर कनक प्यार से सहलाती रही। माँ चुपचाप बैठी बाहर देख रही थी। रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। माँ को बाहर घुमाने के लिए पापा महीने में एक बार कार किराए पर लिया करते थे। रास्ते में जो कुछ देखते उसे माँ को दिखाते और माँ कार में बैठकर देखा करते। इसी तरह कनक भी अपनी माँ को रास्ते के सभी महत्वपूर्ण स्थान दिखाती जा रही थी। ड्राइवर भी बहुत अच्छा था। कभी कभी कहता, दीदी, इस रास्ते में आगे एक सुंदर मंदिर है। वह थोड़ा मुड़ा और एक पार्क के पास से गुजरा। शायद ड्राइवर को कनक की माँ के प्रति थोड़ी हमदर्दी हो गई हो। कनक को भी अच्छा लगा क्योंकि माँ को थोड़ा सा घुमाया जा रहा था, लेकिन देव को यह अच्छा नहीं लग रहा था। यह सब बाद में भी हो सकता है, अभी घर पहुंचने की जल्दी है। माँ को लेकर ट्रैफिक जाम में फंसने पर बहुत मुश्किल आ जाएगी। ड्राइवर ने गाड़ी बहुत अच्छे से चलाई। वृद्धाश्रम में पहुंचने में करीब 5 घंटे से अधिक का समय लग गया। वास्तव में वृद्धाश्रम दिखने में बहुत अच्छा है। विशाल उद्यान, तरह तरह के फूल, एक तरफ कृत्रिम झरना, बगीचे में बैठने के लिए कई बेंचेस है, कई साधु संतों की पत्थर की मूर्तियां हैं। कनक को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। वह दरअसल ऐसी जगह ही चाहती थी। उसने मन ही मन सोचा, उसकी भी तो एक बेटी है। बेटी की शादी होने के बाद अपनी वृद्धावस्था इसी तरह वृद्धाश्रम में ही आकर रहेगी। वृद्धाश्रम के गेट पर गाड़ी घुसते ही आया माँ को लेने आ गई।
मुख्य सेविका ने माँ को देखते गले से लगा लिया। वास्तव में मुख्य सेविका बहुत विनम्र है। वो माँ से ऐसे मिली जैसे माँ को बहुत पहले से जानती है। कनक माँ को कमरे के अंदर ले गई। कमरा अच्छा बड़ा था। बिस्तर पर अच्छी चादर, कुर्सी, एक मेज और दीवार पर फर्निशिंग की हुई एक अलमारी। दीवार पर कृष्ण की तस्वीर लगा एक कैलेंडर। बगीचे की ओर खुलने वाली दो बड़ी बड़ी खिड़कियां। कमरा तो वाकई वाकई बहुत अच्छा है। कनक खुश हो गई। यह देखकर देव को भी संतुष्टि लगी। कनक ने अपनी माँ को बिस्तर पर लिटा दिया और सब कुछ व्यवस्थित करने लगी। कुछ देर वह अपनी माँ के सिरहाने बैठी रही। मुख्य सेविका से यहाँ के नियम कायदे की पूछताछ की। उसने जाना कि डॉक्टर यहाँ हर हफ्ते चेकअप के लिए आते हैं। बगल में ही एक नर्सिंग होम भी है। जरूरत पड़ने पर भर्ती भी कराया जाता है। कनक को यह सब जानकर अच्छा लगा। अब उसे निकलना होगा, इसलिए आया और मुख्य सेविका को माँ की सारी दवाएं समझा दी। मुख्य सेविका को माँ का प्रिस्क्रिप्शन भी दे दिया। पैसा पहले ही चुकाया जा चुका था। सभी औपचारिकताएं देव ने सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी। देव ने अपना फोन नंबर भी दिया। दूसरे शब्दों में देव ने कनक की माँ के स्थानीय अभिभावक की जिम्मेदारी ले ली। वह घड़ी आखिर आ गई। कनक माँ के माथे को चूमने के बाद अपना बैग लेकर कमरे से निकल आई बाहर। आंखें धुंधली हो गई थी। एक दरवाजे पर वह एक पल के लिए रुकी। पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखा। माँ उसे देख रही थी। माँ की आंखों में एक असहाय चमक ने उसकी छाती को भारी कर दिया। कनक अपनी माँ के नजरों का सामना नहीं कर पाई। वह भाग कर कार में आकर बैठ गई। कनक कार में पूरे रास्ते बैठी हुई रोती रही। एक बेटी होने के बावजूद उसने अपनी माँ को पूरी तरह से दूसरों के जिम्मे छोड़ दिया। इसी अपराध बोध की भावना से वह जल रही थी। आधी रात को पीहू के रोने की आवाज सुनकर कनक की नींद खुल गई। पीहू रो रही है, इसका मतलब उसे भूख लगी है। माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर आने के बाद कनक इतना थक गई थी कि आते ही वह सो गई थी। पीहू को रात में शायद पेट नहीं भरा था। कनक उठकर रसोई में चली आई। कल फ्लैक्स से फ्लैक्स रखना भूल गई, इसलिए अभी थोड़ा गर्म पानी उबालकर पीहू को सेरेलैक खिला देगी। गैस पर पानी रखकर आंखें खिड़की से बाहर चली गई। सीना धक से रह गया। ऐसा लगा जैसे अंधेरे में खिड़की के बगल से कोई गुजर गया। कनक के रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल पापा की तरह था। कनक किचन से बेडरूम की ओर भागी। देव तो गहरी निद्रा में। सोचा देव को उठाऊं, लेकिन देव को नींद से जगाने पर बड़ा गुस्सा आता है और देव भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। हो सकता है देव उसकी बातें सुनकर उसे डांटे। कनक भी भूतों में विश्वास नहीं करती, लेकिन आज एक अनजाने डर ने उसे घेर लिया है। पीहू को कुछ खिलाने की जरूरत है। एक बार सोचा कि सास को बुलाए, लेकिन वह भी तो बड़ी थकी हुई सो रही होंगी और सास से क्या कहेगी। पापा का भूत देखा है। पापा उसे जीवन भर इतना प्यार करते रहे, वह क्यों आएंगे बेटी को डराने। कनक तो पापा की परी है और कनक के लिए पिता मतलब ही प्यार का स्पर्श है। उसने एक बड़ी टॉर्च लिया और खिड़की के बाहर रोशनी चमकाई। नहीं, कुछ भी तो नहीं है। तो क्या यह मन का भ्रम है। किसी तरह वह किचन में घुसी और पहले तो खिड़की बंद की। शरीर में एक अजीब सी कंपकपी हो रही है। उसने पानी गर्म किया और बेडरूम की ओर भाग आई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि रोज रात को फ्लेक्स में गर्म पानी भरकर ही रखेगी, ताकि आधी रात को उठना न पड़े। महीने भर पहले ही जब पापा जिंदा थे, कनक अपने पापा को देखने के लिए उत्सुक होती थी, लेकिन आज भूत रूपी पापा को देखकर उसे डर लगने लगा है। कनक जैसी बहादुर लड़की भी दिन ब दिन अंधेरे को देखकर सिहर उठती। रात में वह अब बाथरूम जाने से बचती। शाम को अकेले बालकनी में जाने से कतराती। जब वह अंधेरा देखती तो वहां उसके पापा का चेहरा उसे दिखाई देने लगता। रात को खिड़की से बाहर देखी उसकी हिम्मत ही नहीं होती। अब उसने बाहर देखना ही बंद कर दिया। अगर घर में कोई नहीं होता तो रात को सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देती थी। देव आता तो खिड़कियां बंद देखकर गुस्सा हो जाता, लेकिन कनक देव को सच बता नहीं सकी, क्योंकि अगर वो पापा के भूत के बारे में कोई व्यंग या मजाक करते हैं तो कनक इसे स्वीकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि पिता उसके बहुत प्रिय है। उसे अपने पापा का भूत क्यों दिखाई दे रहा है, उसके दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आता। रात को अगर नींद टूट जाए तो आंखें खोलने की हिम्मत नहीं होती। डर लगता तो देव को जकड़ लेती। एक दिन देव को गुस्सा आ गया। क्या हुआ, आजकल आधी रात को तुम क्यों मुझे जगा देती हो। दरअसल देव की नींद टूट जाने पर फिर उसे कोशिश करने पर भी अच्छी नींद नहीं आती।
फिर अगले दिन काम करते हुए ऑफिस की कुर्सी पे बैठकर उसे झपकियां आती हैं। तुम तो दोपहर को सो लोगी, लेकिन हम तुम्हारी तरह चाहते हुए भी दोपहर को सो थोड़ी पाते हैं। तब से अगर कनक की नींद रात को टूट जाती तो वो सुबह होने का इंतजार करती, दिल को थाम कर। वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी। कनक अपने दिल का दर्द भगवान के सिवा किसी को नहीं बता सकती थी। माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर आते समय कनक को रोता देखकर देव ने कहा था, तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम हर दिन आकर यहाँ पे इनसे मिलकर जाया करना। कनक ने भी ऐसे ही सोचा था। पहले कुछ दिनों तक जब पीहू दोपहर को सो जाती तो कनक उसे अपनी सास के पास लेटाकर अपनी माँ से मिलकर आ जाती। वह अपनी माँ के पास 1-2 घंटे बैठ जाती। वापस आने के बाद घर का काम करने के लिए उसका शरीर हिलाना भी उसे भारी लगता था। दोपहर में कमर जरा सीधी होना चाहती है। देव शाम को 7:30 से 8 के बीच ऑफिस से लौट आते हैं। ऑफिस का काम बहुत तनावपूर्ण होता है। सारा दिन कामकाज के बाद वह थका हारा घर लौटता है। जैसे ही वह अपने कपड़े बदल कर थोड़ा फ्रेश होकर आता, कनक अदरक और इलायची की चाय के साथ एक स्वादिष्ट नाश्ता उसके सामने रख देती है, जिसे खाने के बाद देव का दिमाग तरोताजा हो जाता है। लेकिन वह वृद्धाश्रम में अपनी माँ के पास जाती तो जितनी भी जल्दी करे, लौटने में शाम 8 बज ही जाते हैं। सास बेचारी देव के लिए चाय नाश्ता बनाएगी या पीहू को संभालेगी? सास भी किसी तरह चाय और बिस्किट दे देती। भूख के समय चाय बिस्किट देकर देव का मूड खराब हो जाता। सास कनक जैसी अच्छी चाय भी नहीं बना सकती थी। कनक दौड़ती हुई आती और चाय बनाती, लेकिन चाय अच्छी नहीं बनती। अब जल्दबाजी में और कर भी क्या सकती थी? देव भले ही मुंह से कुछ न कहे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर कनक और उसके बीच किसी न किसी बात पर बड़ा झगड़ा हो जाता था। इसलिए कनक ने रविवार को ही माँ के पास मिलने जाने का फैसला कर लिया। उसने देव से कहा कि रविवार को वह अपनी बेटी की देखभाल करेगा। कनक सुबह ज्यादा खाना पका कर रख देती, बाकी छोटा मोटा काम सास कर लेगी। देव ने भी मुस्कुराते हुए रविवार को पीहू को देखने की जिम्मेदारी ले ली। देव भी कभी कभी अपनी सास से मिलने वृद्धाश्रम चले जाता। कभी कभी पीहू को भी कनक ले जाती, लेकिन पीहू को ले जाने से कनक अपनी माँ की ठीक से देखभाल नहीं कर पाती। इसलिए पीहू को तभी अपने साथ ले जाती जब उसके साथ कोई और रहता। कनक की सास भी कई बार वहां आई माँ से मिलने। 3-4 बार ननद भी आई। एक बार ननद की सास आई माँ से मिलने। ननद बोली, भाभी तुम्हें जब कभी अपनी माँ से मिलने जाना हो 2 घंटे पहले मुझे बता देना, तो मैं तुम्हारे घर पहुँच कर पीहू की देखभाल कर लूंगी। कनक खुद को धन्य महसूस करती कि उसके ससुराल वालों ने उसकी इतनी मदद की है और करते हैं। देव हर रविवार की सुबह बाजार से कनक की माँ की मनपसंद चटपटी चीजें लेकर आता था। वृद्धाश्रम का खाना खराब नहीं था, लेकिन यह तो संभव नहीं था कि माँ की मनपसंद के हिसाब से खाना बने। इसलिए हफ्ते में एक दिन कनक अपनी माँ की पसंद का खाना बनाकर माँ को अपने हाथों से खिला आती थी। रविवार को कनक दोपहर 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक अपनी माँ के साथ रहती। माँ के सिर पर हाथ फेरती, माँ का हाथ लेकर खुद के गाल और सिर पर लगाती, जैसे माँ उसे दुलार रही हो। रोना आता पर बहुत मुश्किल से खुद को रोके रहती, क्योंकि माँ को किसी भी तरह वह दुखी नहीं करना चाहती थी। माँ को पूरे हफ्ते की कहानी सुनाती है, जैसे पापा रोज माँ को सुनाते होंगे। माँ चुपचाप सुनती है, उत्तर नहीं देती, चेहरे पर कोई भाव भी नहीं आते। कुछ भी बोलने में असमर्थ माँ एकदम चुप देखकर कनक कभी कभी अपनी माँ को हिलाती है। माँ कुछ तो बोलो, मुझसे अब और नहीं सहन होता। लेकिन माँ चुपचाप भाव विहीन लेटी रहती है। कनक अपनी माँ को ठीक रखने की हर संभव कोशिश करती है। कनक ने मोबाइल में शीला काकी का गाना रिकॉर्ड कर रखा है, जो वो माँ को सुनाती है। गाना सुनते समय माँ के चेहरे के हाव कभी कभी बदलते नजर आते। फिर तो और भी अफसोस होती है। अगर माँ को एक बार नानी के गांव ले जाती तो शायद माँ में कुछ और सुधार होता। एक दिन कनक ने वृद्धाश्रम में प्रवेश करते हुए देखा कि बगीचे में तितलियां उड़ रही है। तो मित्रों, ये था कहानी फर्ज का दूसरा हिस्सा। मिलती हूँ जल्द ही इसके तीसरे हिस्से के साथ में। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।